अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास एक्सेल लेक्चर 2 है और जो प्रीवियस आपकी क्लास रहेगी इंशाल्लाह वो हम लोग जो है नेक्स्ट वीक अपनी मेकअप में कंडक्ट कर लेंगे। आज की क्लास में हम लोग फर्दर चीज़ों को कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि डेटा किस तरह से एंटर किया जाता है एक्सेल के अंदर। देन कुछ हम शॉर्टकट कीज़ को लर्न करेंगे कि कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ हैं और किस पर्पस के लिए वो यूज़ की जाती हैं, जिससे हमारा टाइम जो है वो बहुत सेफ हो सकता है। तो आप सबके साथ स्क्रीन विजिबल है। ओके ओके तो यहाँ पे ये एक हमारे पास जो है वो ब्लैंक शीट है। इस ब्लैंक शीट पे सबसे पहले तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग डेटा वगैरह इसमें एंटर कर सकते हैं। उससे पहले ये है, हमने देखा था कि लास्ट क्लास में कि जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो ये कॉलम्स हैं वो अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट होते हैं और रोज़ हमारे पास नंबर्स में रिप्रेजेंट होती हैं। लेकिन अब हमने देखना है कि हमारे जो है वो इस पूरे के पूरे एक्सेल में वो कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपने जस्ट अपना कर्सर यहाँ पे रखना है फर्स्ट पे और आपने कंट्रोल राइट एरो की का यूज़ करना है। मैं दोबारा से बता देता हूँ, आपने फर्स्ट कॉलम पे अपना कर्सर रखना है और उसके बाद आपने प्रेस करना है कंट्रोल राइट एरो की। सो आपके पास यहाँ पे जो लास्ट इस वर्कबुक के अंदर, इस वर्कशीट के अंदर जो आपके पास टोटल कॉलम्स मौजूद होंगे वो XFD यानी इतने कॉलम्स आपके पास मौजूद हैं आपकी वर्कबुक के अंदर। अब आपने वापस अपने फर्स्ट वाले कॉलम पे जाना है यानी ए पे, तो आप कंट्रोल लेफ्ट एरो की का यूज़ करेंगे। इसी तरह है कि अगर आपने चेक करना है कि आपके इस वर्कबुक के शीट 1 में टोटल कितने रोज़ मौजूद हैं जो कि नंबर्स में 1 2 3 4 नंबर्स में रिप्रेजेंट होती हैं, तो इसके लिए आप कंट्रोल डाउन एरो की का यूज़ करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे टोटल जो है वो रोज़ के रिकॉर्ड आ गए हैं कि टोटल आपकी इस शीट के अंदर जो रोज़ मौजूद हैं वो है 10,48,576। तो ये तो था हमारे पास छोटी सी इन्फॉर्मेशन की शॉर्टकट की का यूज़ करते हुए हम ये चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि टोटल कॉलम्स कितने हैं और टोटल रोज़ कितनी हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि किस तरह से बेसिकली डेटा एंटर हम कर सकते हैं अपनी कॉलम के अंदर सॉरी टेबल बनाकर हम लोग किस तरह से डाटा एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अब यहाँ पे मुझे एक सीरियल नंबर अगर ऐड करना है। अच्छा, सीरियल नंबर मैंने यहाँ पे लिखा। लिखने के बाद मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो जो मेरा कर्सर है ये इसके नीचे आ जाएगा, लेकिन मुझे इसको राइट साइड पे मूव करना है। यानी सीरियल नंबर लिखने के बाद ऐसा मैं बटन प्रेस करूँ कि ये राइट साइड पे आ जाए। तो फिर हम लोग उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया नेम। तो फिर मुझे टैब बटन प्रेस करना पड़ेगा। कौन सा बटन मैं प्रेस करूँगा, टैब बटन प्रेस करूँगा, या फिर राइट एरो की भी हम प्रेस कर सकते हैं। तो ये है कि लेफ़्ट राइट मूव करना है तो उसके लिए हम लोग टैब या फिर लेफ़्ट राइट एरो कीज़ का यूज़ करेंगे। और अगर हमने नीचे की तरफ जाना है, बॉटम वाइज जाना है, तो एंटर प्रेस करते हुए भी जा सकते हैं, या फिर अपवर्ड और डाउनवर्ड एरो कीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फादर नेम ले लिया और यहाँ पे मैंने एज कह दिया, यहाँ पे चले सिटी कह दिया। ये मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं। उसके बाद मैं क्या काम करूँगा, ये जो मेरे पास कॉलम्स हैं, कॉलम्स के नाम हैं सीरियल नंबर, नेम, फादर, एज और सिटी, इनको मैं सिलेक्ट करूँगा। और सिलेक्ट करने के बाद मैं शॉर्टकट की ऑल्ट डी ओ ओ प्रेस करूँगा, ऑल्ट डी ओ। तो मेरे पास ये एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। आपने प्रेस करनी है ऑल्ट डी ओ, शॉर्टकट की को प्रेस करना है तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा।
अब यहाँ पे आपने जो भी अपने डाटा की एंट्री वगैरह करनी है वो आप लिखेंगे। मैंने 1 लिखा। अब नीचे जाने के लिए हम क्या करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, एंटर नहीं प्रेस करेंगे। अगर एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। इसलिए नीचे मूव करने के लिए आप जो है वो टैब बटन प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं अब नेम लिख लेता हूँ, फिर टैब बटन मैंने प्रेस की, फादर नेम लिख लूँगा, टैब बटन प्रेस किया, एज लिख दी और टैब बटन प्रेस किया। तो इस तरह से अब आगे मेरे पास और कोई कॉलम मौजूद नहीं है। अब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। तो ये शॉर्टकट की का यूज़ करते हुए Alt+D+O जैसे ही प्रेस करेंगे एक डायलॉग बॉक्स इस तरह से अपीयर होगा। बेसिकली ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास फॉर्म आ गया है जिसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। देन यहाँ पे मैंने 2 लिखा। 2 लिखने के बाद अब सेकंड नेम मेरे पास आ गया, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद मैंने दोबारा से क्या किया, एंटर कर दिया। थर्ड इंसर्ट किया मैंने यहाँ पे, नेक्स्ट जो है वो मैंने इंसर्ट कर दिया रिकॉर्ड। तो इस तरह से हम लोग जो है वो अपने रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं ईजीली। और उसके बाद बस अब आगे मुझे कोई रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। ये था हमारे पास मेथड कि हम लोग शॉर्टकट की Alt+D+O को प्रेस करते हुए हम क्या काम कर सकते हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके। उसके बाद अब इसी रिकॉर्ड को मुझे क्या करना है, हेडर और फुटर देने हैं। अगर तो आपने हेडर और फुटर देने हैं तो जस्ट हम क्या करेंगे, Ctrl+A कर देंगे। Ctrl+A से पूरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम आ जाएंगे होम टैब के अंदर, फाउंड रिबन के अंदर हमारे पास ये बॉर्डर्स है, हेडर फुटर मैंने कह दिया, बॉर्डर्स अप्लाई करेंगे। उसके बाद अब मुझे कंप्लीट बॉर्डर्स देने हैं तो उसके लिए मैं ये ऑल बॉर्डर्स यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये बॉर्डर्स अप्लाई हो जाएंगे। टेबल में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो शॉर्टकट की Ctrl+T प्रेस करेंगे। अब Ctrl+T जैसे ही मैंने प्रेस किया तो उसने मुझे यहाँ पे रेफरेंस बता दिया कि आपके पास ये जो पूरा रिकॉर्ड है वो इस रो और कॉलम से लेकर इस कॉलम और रो तक मौजूद है। और मेरे हेडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, ये हेडर्स मेरे पास मौजूद हैं। ओके कर दूंगा तो ये मेरे पास टेबल की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से आप जाके इसका स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। ओके, ये मैंने फॉर एग्जांपल हेडर रोज़ यहाँ से ख़त्म कर दिए हैं लेकिन मुझे हेडर्स चाहिए। देन रो बैंडेड, तो वो जो हमारे पास एक स्टाइल डिस्प्ले हो रहा था वो बेसिकली ख़त्म हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग छोटी छोटी चीज़ें अपने टेबल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर के लिए जिस तरह का भी स्टाइल यहाँ पे चाहिए हमें टेबल में वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, यूज़ कर लेंगे। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे ये छोटे छोटे ये कुछ बॉक्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। इन बॉक्सेस को बेसिकली कहते हैं कि ये आपके पास फिल्ट्रेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गई है। अब फिल्ट्रेशन क्या होती है, जो हम लोगों ने अपने पाइथन में पढ़ी थी कि हम रिकॉर्ड्स को क्या कर रहे थे, फिल्टर कर रहे थे। यानी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अगर हमने गेट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीरियल नंबर में मुझे सारे सीरियल नंबर नहीं चाहिए, सिर्फ थर्ड वाले का चाहिए, तो मेरे पास उसी के अकॉर्डिंग फिल्ट्रेशन अप्लाई हो गई है। अब चलें इसको मैं जो है वो सिलेक्ट ऑल करके ओके करता हूँ दोबारा से। अब मुझे एज सिर्फ उस पर्सन की चाहिए जिनकी एज क्या है, 30 है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 30 कर दूंगा ओके, मेरे पास सिर्फ उसी की एज आ जाएगी। फिल्ट्रेशन हटाना है तो यहाँ पे हम क्लियर फिल्टर फ्रॉम एज कर देंगे तो फिल्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ उसी का रिकॉर्ड चाहिए जो कराची से बिलोंग करता है। तो इस तरह से हम लोग एक्सेल के अंदर भी फिल्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहीं पे मैं दोबारा आऊँगा तो यहाँ पे मुझे वो कह रहा है कि आपने सॉर्ट करनी है वैल्यूज़ को, यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट असेंडिंग वे और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिसेंडिंग वे। तो मैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करता हूँ तो देखें जो 29 एंड पे था अब वो स्टार्ट में आ गया है। और इसी तरह एज मेरे पास क्या आ गई हैं, डिसेंडिंग वे में आ गई। अब मैं इसको दोबारा से सॉर्ट कर देता हूँ तो मेरे पास वही चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद अब यहाँ पे मुझे अगर मैं बार बार, ये तो चले हमारे पास दो ही यहाँ पे 29 और 30 एज के यहाँ पे रिकॉर्ड में एंटर हैं।
लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल्स एजेस हों, यानी 29 के मेरे पास मल्टीपल्स जो है वो रिकॉर्ड्स इंसर्ट हुए हों, 30 एज के मल्टीपल्स लोग मेरे इस डाटा के अंदर मौजूद हों, तो उसके लिए फिर हम लोग नंबर्स फिल्टर्स वाली इक्वेशन में चले जाते हैं। नंबर्स फिल्टर वाली में मैंने कह दिया इक्वल। अब किसके इक्वल होना चाहिए वो मैं यहाँ पे बता दूंगा। अगर 30, तो मेरे पास सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आ जाएंगे जिनकी एज क्या होगी, 30 के बराबर होगी। अब चूंकि फिल्ट्रेशन अप्लाई हो चुकी है तो इसलिए मैं दोबारा से क्लियर फिल्टर कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से फिल्ट्रेशन और सॉर्टिंग भी हम अप्लाई अपने टेबल के ऊपर कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट ही इन्होंने फिल्ट्रेशन और सॉर्टिंग के यहाँ पे बटन्स दे दिए हैं, लेकिन अगर ये मेरे टेबल में बटन्स ना मौजूद हों तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप रिकॉर्ड को वो करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पे सॉर्टिंग और फिल्ट्रेशन पे जाएंगे। देखिए पहले से ये फिल्ट्रेशन मौजूद है, मैंने जैसे ही इसको ख़त्म किया तो देखें वो जो बटन्स यहाँ पे छोटे छोटे टैब्स बने थी वो क्या हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। लेकिन मुझे दोबारा अप्लाई करना है तो मैं इसको क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाके मैं दोबारा से फिल्ट्रेशन पे क्लिक कर दूँगा, तो दोबारा से मेरे पास फिल्ट्रेशन की फॉर्म में आ जाएंगे। तो चूंकि एक्सेल में भी हमारे पास बल्क डाटा होता है, ज़्यादा सारा डाटा मौजूद होता है, तो हम क्या काम करते हैं, हम फिल्ट्रेशन और सॉर्टिंग भी एक्सेल के अंदर यूज़ करते हैं ताकि स्पेसिफिक डाटा तक हमारी रीच हो सके। सेम एज वेल जिस तरह हम लोग पाइथन में करते थे, बट वहाँ पे कोडिंग वे था, छोटा सा कोड लिखते थे, ईजी लिखते थे, तो हमारे पास आउटपुट उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले हो जाती थी। लेकिन एक्सेल में हम ये काम मैनुअली करेंगे, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत ईजी है, उसमें भी कोई टेक्निकल इतना वर्क नहीं है। गॉट इट? कौन सा स्टेप आपके लिए अगर वो टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला आप कह रहे हैं तो आप अपने पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए करके और फिर आप कंट्रोल टी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे और उसके बाद आपको वो बाय डिफ़ॉल्ट हेडर भी देगा और वो आपको टेबल की जो रेंज है, जो एड्रेस है वो भी आपको देगा। आपने जस्ट ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप ऊपर देखिएगा रिबन में टैब्स में आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो टेबल की टैब या टेबल फॉर्मेट के नाम से आ जाएगी, तो उसमें आप स्टाइल जाके अपनी मर्जी का चेंज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, उसके बाद अब ये तो चले थी फिल्ट्रेशन थी। फॉर एग्जांपल ये अभी चूंकि जो है वो छोटा सा डाटा मैंने ले लिया है इस वजह से यहाँ पे वो, लेकिन इसी में हम लोग चले देख लेते हैं कि मुझे ऐसे रिकॉर्ड्स या फिर ऐसी एज हाईलाइट करवानी है जो कि क्या हो, 30 हो। ठीक है, ये तो चले मैं पता है छोटा सा डाटा, लेकिन बल्क डाटा जब होगा तो उस पर ये चीज़ें हम अप्लाई करेंगे। तो ऐसी एज जो कि क्या हो, 30 हो या फिर 30 से क्या हो, भरी हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, उस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगा। अब चूंकि मैंने क्या कहा है कि हाईलाइट करवानी है मुझे, तो मैं यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स में आ जाऊँगा। सेल्स रूल में आने के बाद ग्रेटर देन, लेस देन या फिर बिटवीन या इक्वल टू। अब मुझे चूंकि सिर्फ 30 वाली ही चाहिए तो मैं इक्वल टू पे प्रेस करूँगा। इक्वल टू पे प्रेस करने के बाद वो यहाँ पे मुझे बाय डिफ़ॉल्ट अपने से नंबर दे रहा है, इसको हम कैंसिल करेंगे और यहाँ पे मैंने लिख दिया 30। अब जैसे ही मैंने 30 लिखा तो आप देखें यहाँ पे ये सेल हाईलाइट हो गए हैं, लेकिन आप यहाँ से कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कलर रखना है तो मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर लिया, उसके बाद ओके किया तो ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास ग्रीन हो गए हैं। तो उस सेल को हम पहले सिलेक्ट करेंगे, यानी कि उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, यानी हाइलाइट्स रिकॉर्ड्स को करना है। उसके बाद इसको कैंसिल, यानी कि अगर इसी पे ख़त्म करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम दोबारा से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, ये है क्लियर रूल्स। अब क्लियर रूल्स जो है वो किस पे क्लियर आपने करना है, सिर्फ सिलेक्टेड सेल पे क्लियर करने हैं, पूरी की पूरी इंटायर शीट पे क्लियर, जहाँ पे भी आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की होगी वो सारी की सारी ख़त्म करनी है। यहाँ पे क्लियर रूल्स फॉर दिस टेबल, सिर्फ इसी टेबल के ऊपर अगर आपने कोई रूल अप्लाई किया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का वो आपने ख़त्म करना है। तो आप इसमें से कोई भी जो है वो प्रेस कर दें, आपके पास कैंसिल हो जाएगा, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो अप्लाई हुई होगी वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से अब चलें यहाँ पे हम देख लेते हैं क्यू, अच्छा ए, ओके। अब मैंने ये नेम वाले को सिलेक्ट किया, अब मैंने नेम वाले पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है,
तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं हाईलाइट पे आया। अब चूंकि नाम वाले कॉलम में मेरे पास डेटा स्ट्रिंग बेस है, यानी कि टेक्स्ट बेस है, ऑब्जेक्ट बेस है, तो उसके लिए आपके पास हाईलाइट सेल रूल्स में एक ऑप्शन आ रही है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब वो पूछ रहा है कि आपने किसको करना है हाईलाइट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए, कि मेरे जिस जिस भी नाम के अंदर ए आ रहा है उनको हाईलाइट कर दो। यहाँ पे तो सब पे ए आ रहा है, मैंने साथ कह दिया आर, तो अब आर का जो है वो एक ही यहाँ पे बंदा मौजूद है, इसलिए उसका सेल हाईलाइट हो गया। इसी तरह मैंने कह दिया क्यू, उसके बाद मैंने कह दिया डी, मैंने कह दिया एल। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। टेक्स्ट वाले कॉलम पे भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? ओके, तो इस तरह से हम लोग इजीली अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्स्ट बेस में भी हम लोगों ने देख लिया कि टेक्स्ट बेस में कैसे हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। अब हम ज़रा मूव करते हैं, यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ पे डेटा मौजूद है, इस डेटा पे साथ साथ हम वर्किंग करते जाते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हम काम करने जा रहे हैं कि मुझे ये अपनी यहाँ पे जब हम मेरे डेटा के पास यहाँ पे रिकॉर्ड्स, ये जो है रोज जो हैं, ब्लैंक रोज भी हमारे डाटा के अंदर बाजुकात मौजूद होती हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी ये वजह हो सकती है कि एंट्री के टाइम बाय डिफ़ॉल्ट एंटर बटन प्रेस हो चुका हो बिना रिकॉर्ड को इंसर्ट किए, तो इस वजह से हमारे पास कुछ नल वैल्यूज़ और इनकन्सिस्टेंसीज और डुप्लीकेशंस जो आती हैं हमारे डाटा के अंदर, जो हम लोगों ने पाइथन के अंदर सारी चीज़ों को यूज़ किया था। नल रिकॉर्ड्स जो आते हैं हमारे पास, ब्लैंक रिकॉर्ड्स जो आते हैं, वो इन्हीं वजह से आ सकते हैं, ह्यूमन एरर की वजह से। लेकिन फिर एनालिसिस करते वक्त हमें इन चीज़ों को क्या करना पड़ता है? क्लीन करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये मेरे पास आप यहाँ पे देखें एक डेटा है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, पोजीशन है, सैलरी, सिटी और ज्वाइनिंग डेट, यहाँ पे तमाम तर कॉलम्स मौजूद हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखें, मेरे पास ये जो कॉलम्स के नेम है ठीक है, आइडेंटिफाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जॉइनिंग का जे नहीं है, बिल्कुल मुझे विजिबल नहीं हो रहा। मेरे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट का ना तो डी सही तरह से प्रॉपर दिख रहा है, ना ही टी, और ना ही एम्प्लॉय आईडी का ए। तो बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं कि हमारे कॉलम के अंदर जो ये कॉलम की विड्थ होती है, सॉरी रिकॉर्ड के अंदर जो कॉलम की विड्थ होती है वो अच्छी नहीं होती। अब आप देखें यहाँ पे डेट भी आपको यहाँ पे सारी हैश 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 नज़र आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि इसकी विड्थ अच्छी नहीं है। तो जब भी अब हमने अपने कॉलम की विड्थ बिल्कुल ठीक करनी हो, तो एक तो ये तरीका है कि यहाँ पे जस्ट आप क्लिक कर दें अपने कॉलम पे आके, कॉलम की यहाँ पे आप कॉर्नर पे आएँ। जिस तरह मुझे इस जॉइनिंग डेट वाले कॉलम की क्या करनी है, विड्थ को ठीक करना है, तो मैं यहाँ पे आया जी वाले कॉलम की यहाँ पे कॉर्नर पे आते ही देखें, पहले मेरे पास जो कर्सर आ रहा है वो इस तरह का आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे लेकर आया तो देखें इसका साइज़ चेंज हो गया। डबल क्लिक करेंगे तो आप देखें, एक तो मेरे पास पूरी की पूरी विड्थ एक्यूरेट हो गई है, जॉइनिंग का जे भी नज़र आ रहा है, और डेट्स भी सारी की सारी अब अंडरस्टैंड हो रही हैं। लेकिन ये तो है कि मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल मल्टीपल्स कॉलम्स हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉलम्स हैं, अब मैं हर एक कॉलम की एक एक बार एक एक करके तो नहीं ना करूँगा। तो इसके लिए क्या काम करेंगे? उसके लिए या तो ये काम कर लें कि हम इस तरह से तमाम तर कॉलम्स के नेम्स को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तमाम तर कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद किसी भी एक कॉलम पे हम लोग डबल प्रेस कर लेते हैं, तो उससे भी हमारे पास क्या होगा, कॉलम की विड्थ चेंज हो जाएगी। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि यहाँ पे ए बी सी पे आकर जहाँ पे आपके पास अब कर्सर एरो में शिफ्ट हो चुका है, डबल टैप करते हुए इसको आगे की तरफ प्रेस करें, आपके पास ये तमाम तर जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्या हो गए हैं, सिलेक्ट हो गए हैं। अब किसी भी एक कॉलम के कॉर्नर पे, कॉलम नेम्स के कॉर्नर पे आप आकर डबल टैप प्रेस करें, तो आपके पास सबकी विड्थ ठीक हो जाएगी। ठीक है,
अब आप यहाँ पे देखें, और विड्थ ठीक करने का भी ये हमारे पास एक पर्पज़ है कि उससे डाटा बिल्कुल अच्छी तरह से हमें समझ भी आ जाता है, दिख भी जाता है। और जो फजूल की यहाँ पे हमारे पास स्पेसेस नज़र आ रही होंगी वो भी क्या है, कवर हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। एक तो मैंने आपको ये तरीका बताया। सेकेंड वे है कि अब आप देखें यहाँ पे आपके पास ये जो ब्लैंक रोज़ हैं ये आपके पास यहाँ पे आ रही हैं। तो जब मुझे डाटा पूरा का पूरा सिलेक्ट करना होगा तो मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगा। ये तो सिर्फ इतना ही डाटा मेरे पास प्रेस हुआ है, मुझे तो पूरा करना है। पूरा डाटा मेरे पास जितना भी है 36 रो तक, मुझे इस पूरे को डाटा को सिलेक्ट करना है। तो फिर क्या काम करेंगे हम, कंट्रोल ए, दोबारा से कंट्रोल ए करेंगे, तब मेरे पास ये पूरा का पूरा डाटा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और मैं आपको अब शॉर्टकट की भी बता देता हूँ कि हम एक शॉर्टकट की का यूज़ करते हुए भी अपने कॉलम की एडजस्टमेंट, उसकी विड्थ की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आपने इसी तरह काम करना है, इन कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने Alt+H+O+I प्रेस करना है। Alt+H+O+I आपने प्रेस करना है शॉर्टकट की, तो उससे भी आपकी ये कॉलम की जो एडजस्टमेंट है वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इज़ इट क्लियर? तो मैंने आपको यहाँ पे मल्टीपल्स वे से बताया है कि आप अपने कॉलम की एडजस्टमेंट विड्थ की कर सकते हैं। एक मैंने आपको मैनुअली वे भी बता दिया और साथ में शॉर्टकट की भी बता दिया। शॉर्टकट की से ये है कि हमारा ज़रा टाइम, जो मैनुअल काम एक एक करते हुए टाइम स्पेंड होगा, शॉर्टकट की से ये है कि वो बहुत जल्दी हो जाएगा और टाइम भी हमारा इतना जो है वो वेस्ट नहीं होगा। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि मुझे अब अपनी इन रोज़ को, ये जो मेरे पास ब्लैंक रोज़ आ रही थी, इनको मुझे अब क्या करना है, डिलीट करना है। क्योंकि ब्लैंक रोज़ में तो कोई रिकॉर्ड है नहीं है, तो इनको डिलीट करना बेस्ट है ताकि डाटा की एक्यूरेसी भी बरकरार रहे और किसी भी तरह की प्रॉब्लम आगे फेस ना करनी पड़े। तो अब उसको हम लोग देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो मेरे पास ये जो है वो बिल्कुल अब विड्थ में आ गई है। तो अब मुझे इन रोज़ को एक एक करके डिलीट करना है। तो अब मैं बार बार एक एक रो को यहाँ पे प्रेस करूँगा और कंट्रोल माइनस करता जाऊँगा। फिर इस रो को मैं जो है वो आके यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल माइनस करता जाएगा। लॉट्स ऑफ टाइम यहाँ पे हमारा स्पेंड होगा। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट की ईजिली अपनी यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले तो क्या करना है कि इस पूरे डाटा को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम अब शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल जी। देखिए कंट्रोल जी जैसे ही यहाँ पे मैंने प्रेस किया है कंट्रोल जी, तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया है। अब आपने यहाँ पे सिर्फ स्पेशल पे जाना है। स्पेशल पे जाने के बाद ये मल्टीपल्स ऑप्शंस आपके पास आ गई हैं। आपने यहाँ पे ब्लैंक के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ब्लैंक के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, ओके करेंगे। तो ओके करने से आपके पास ये ब्लैंक यहाँ पे वो जितने भी आपके डाटा के अंदर कॉलम्स होंगे या फिर रोज़ होंगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। अब ये तो अभी सिलेक्ट हुई है, एक ही वक्त में हमने जस्ट कंट्रोल जी प्रेस किया और मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। वहाँ पे हम स्पेशल पे चले जाएंगे। स्पेशल पे जाने के बाद मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी जिसमें से मैंने ब्लैंक को सिलेक्ट कर लिया और ओके किया। तो मेरे पास यहाँ पे ब्लैंक रोज और कॉलम्स यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। अब इनको डिलीट करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल माइनस प्रेस करूँगा। कंट्रोल माइनस प्रेस करूँगा। अब यहाँ पे वो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कह रहा है कि शिफ्ट सेल लेफ्ट या फिर अप या रो या फिर कॉलम। अगर तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोज ही सिलेक्ट हुई होंगी तो फिर मैं इंटायर रो को ओके कर दूंगा। अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कॉलम सिलेक्ट हुए होंगे तो फिर इंटायर कॉलम को सिलेक्ट कर दूंगा। लेकिन अब यहाँ पे मेरे पास रोज और कॉलम्स ही सिलेक्ट हो गई हैं। मे बी यहाँ पे कुछ डाटा हो सकता है वो डिलीट हो गया और इसलिए वो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है। तो अब हम शिफ्ट सेल्स लेफ्ट को करके देखते हैं। ओके कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास अभी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। कंट्रोल माइनस करेंगे, हम यहाँ पे शिफ्ट सेल अप्स को करेंगे तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास वो रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं। क्या काम किया था मैंने,
मैंने कंट्रोल माइनस प्रेस किया, हमने पहले शिफ्ट सेल्स लेफ्ट किया, डिलीट कुछ भी नहीं हुआ। शिफ्ट सेल्स अप करेंगे, अप से मुराद है कि जो रोज नल है उसके नीचे वाले जो रिकॉर्ड्स हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएं। तो जैसे ही मैंने शिफ्ट सेल्स अप को सिलेक्ट करने के बाद ओके किया तो आप देखें 3 4 5 ये जो पहले नीचे थे अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए। इसका मतलब है कि वो जो रोज नल वाली थी, ब्लैंक थी, वो डिलीट हो चुकी हैं। तो जब हम लोग ये हमारे पास बेसिकली क्लीनिंग के प्रोसेस में ही ये चीज़ें एक्सेल के अंदर यूज़ होती हैं, जो कि यूज़ करनी ज़रूरी होती हैं। इसके बगैर क्लीनिंग आप किसी भी टूल का आप यूज़ कर लें, जब तक क्लीनिंग का प्रोसेस आप अप्लाई नहीं करेंगे आपकी डाटा की एक्यूरेसी बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगी, आउटपुट नहीं आएगी अच्छी। तो क्लीनिंग जो है वो हर टूल के अंदर जब भी आप एनालिसिस परफॉर्म करेंगे वो स्टेप आपका इन्वॉल्व ही है। क्लियर है? ये चीज़ें भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल से जो है वो चीज़ें बताई हैं। ओके ओके, अब हम नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं, जिसमें मुझे डेट टाइम कॉलम को एक्यूरेट करना है। आप लोगों को याद होगा हम लोग जब पाइथन के अंदर डेट्स वाले कॉलम्स के साथ वर्क कर रहे थे तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता था, उस कॉलम की डाटा टाइप को चेंज करना पड़ता था। लेकिन एक्सेल के अंदर भी कुछ यूं ही है। ये जो आपके पास जब भी डेट आपके पास इस तरह से डिस्प्ले होगी, ये देखें यहाँ पे मेरे पास हाइफन के साथ सेपरेट किया गया है, मंथ सॉरी डेट, मंथ और ईयर हाइफन के साथ किया गया है शिफ्ट सेपरेट। लेकिन आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखें तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, बैक स्लैश का यूज़ किया गया है। तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पे इस डेट की जो डेटा टाइप है वो अच्छी नहीं है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है डेट टाइम में शॉर्ट डेट के अंदर। तो मैं इस पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे होम टैब के अंदर नंबर्स वाला रिबन है, उसमें मैं यहाँ पे आ जाऊँगा कस्टम पे। ये मैं फर्दर यहाँ पे क्लिक करूँगा, सिर्फ शॉर्ट डेट की ऑप्शन जो है उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये देखें ये मेरे पास अब बिल्कुल एक्यूरेट डेट टाइम में चेंज हो गई है। ये मेरे पास यहाँ पे डेट टाइम अब आ चुका है। ये भी स्टेप जो है वो क्लियर है, क्योंकि डेट टाइम को हमने बाद में उसकी डाटा टाइप चेंज करनी ही होती है, तो इसलिए हमने उसको शॉर्ट टाइम में कन्वर्ट किया है। क्लियर है सबको? आसान सी है, कोई इसमें हमारे पास जो है वो भरी बात या मुश्किल चीज़ नहीं है एक्सेल के अंदर। ओके, अब यहाँ पे देखें मेरे पास एक सैलरी का कॉलम है। मुझे क्या काम करना है, मुझे इन सैलरीज को ऐड करना है। मुझे ज़रा टोटल सैलरीज देखनी है कि जो टोटल सैलरीज हैं वो कितनी है। मेरे जितनी भी ये सैलरीज गई हैं मुझे इन सबको सिर्फ टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे मैं आ जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा इक्वल, इक्वल लिख लूँगा, या फिर यहाँ पे ओके, यहाँ पे मैंने लिख लिया इक्वल, और इक्वल लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा सम। सम हमारे पास फंक्शन यूज़ होता है, फंक्शन है फॉर्मूला नहीं। फंक्शन यूज़ होता है जो कि क्या काम करेगा, ऐड कर देगा। या फिर यहाँ पे हमारे पास होम टैब के अंदर यहाँ पे एडिटिंग वाले रिबन में मेरे पास ऑटो सम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ऑटो सम पे क्लिक करेंगे। अच्छा देखें मैंने यहाँ पे जो है वो अभी अपना सिर्फ कर्सर रखा है, तो वो मुझे उसकी शॉर्टकट की भी बता रहा है कि ऑल्ट प्लस इक्वल अगर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली सम वाला जो फंक्शन है वो यूज़ हो जाएगा। लेकिन इस पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं अपनी इस रेंज को अच्छा सिलेक्ट करना है,
तो मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की को प्रेस करूँगा तो मेरे पास वो पूरे का पूरा रिकॉर्ड वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब ऑल्ट इक्वल अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पे मैं ओके, अब ये है मेरे पास। मैंने इसको क्या किया, सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट इक्वल प्रेस किया, लेकिन ये यहाँ पे सम, ओके एंटर करेंगे तो ये हमारे पास अब टोटल सम की वैल्यू आ गई है। वही जो मैं पहले आपके लिए फंक्शन यहाँ पे यूज़ करने लगा था, लेकिन साथ ही मैंने आपको बता दिया कि हम यहाँ पे भी जाकर अपना जो है वो ऑटो सम का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब ये मेरे पास टोटल जो है वो सैलरीज आ गई हैं कि टोटल सैलरीज कितनी है मेरे कॉलम के अंदर, यानी उसको मैंने सम कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे अब मुझे, अगर मुझे अपने इस टेबल के अंदर, यहाँ पे तो ये वाला मेरे पास छोटा सा रिकॉर्ड था, ठीक है। अब मुझे अपने इस टेबल के ऊपर अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, मुझे फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट वाले के ऊपर अप्लाई करनी है, तो मैं इस कॉलम को आके सिलेक्ट करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगा, हाईलाइट पे टेक्स्ट जो है वो कंटेन्स। अब मुझे यहाँ पे बताना है कि जिस भी मेरे डिपार्टमेंट के अंदर आई आ रहा है सिर्फ उनको सिलेक्ट कर दो, उनको सिलेक्ट कर दिया। अब टेक्स्ट बेस कंटेन बेसिकली ये बात है कि जिसमें आप एक यहाँ पे करेक्टर दे रहे हो कि अगर ये करेक्टर मेरे डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी वर्ड के अंदर आ रहा है तो उसको क्या कर दो, सिलेक्ट कर दो। तो ये काम मेरे पास यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब इसी तरह यहाँ पे मुझे सैलरीज को ज़रा देखना है कि सैलरी में से अब मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे अब टॉप 10 सैलरीज चाहिए या टॉप 5 सैलरीज चाहिए, तो उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। अब मुझे चूंकि मैंने आपको कहा कि मुझे टॉप 5 सैलरीज चाहिए, तो मैं यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स पे प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं इसकी वैल्यू जो है वो कम कर दूंगा कि मुझे भाई टॉप 5 चाहिए। मैंने 5 किया। कलर को हम चेंज कर लेंगे। अगर ऐसा कलर है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है तो आप कस्टम पे अप्लाई कीजिएगा, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे फिल पे जाना है और यहाँ से आप कलर जो है वो अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं। ओके किया तो अब ये मेरे पास टॉप 5 आ गए। टॉप 5 से मुराद है कि टोटल के जो आसपास 5 वैल्यूज़ भरी होंगी वो हमारे पास इस डाटा के अंदर टॉप 5 वैल्यूज़ होंगी। अब मुझे इसी के अंदर टॉप बॉटम्स देखनी है। दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा। अब यहाँ पे मैं बॉटम 10 आइटम्स पे प्रेस करूँगा, लेकिन मुझे 5 चाहिए, 5 कर दिया। अब इसका भी कलर मैं डार्क रेड कर लेता हूँ। ओके यहाँ पे आप टेक्स्ट को भी रेड कर सकते हैं और जो बॉर्डर होता है उसको भी आप रेड कर सकते हैं, लेकिन हम चूंकि कलर्स को ही करते हैं। ओके ये अब मेरे पास यहाँ पे इसी टेक्स्ट के अंदर मेरे पास जो है वो टॉप 5 बॉटम्स भी आ गई हैं, यानी जो बिल्कुल लेस होंगी, जो बहुत ज़्यादा टोटल सैलरी से दूर दूर होंगी, तो वो मेरे पास यहाँ पे 5 सैलरीज आ गई हैं। और जो पर्पल वाला कलर है वो मेरे पास यहाँ पे सैलरीज आ गई हैं टॉप 5। तो इस तरह से हम लोग टॉप लेवल्स में अपनी सैलरीज इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग को भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसी के अंदर मुझे बार्स वगैरह रिप्रेजेंट करवानी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डाटा बार्स में आएंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह की बार्स हैं, उसको हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। कलर स्केल्स हैं कि यानी कि जो है वो वैल्यूज़ के लिहाज से वो कलर्स को भी उसी तरह से सिलेक्ट करेगा। इसी तरह एरोज़ वगैरह हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर तरह की यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको क्लियर रूल करूँगा, बार है तो यहाँ पे मैं इसको, तो ये देखें ये जो साइड्स पे मुझे बिल्कुल कम कम बार्स नज़र आ रही हैं वो मेरे पास यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई हैं। इसी तरह यहाँ पे हम ये इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो ये देखें इस तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स अप्लाई करते हैं अपने डाटा के ऊपर। अच्छा अब एक लास्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको बताता हूँ
कि एडवांस लेवल की कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसको बेसिकली कहा जाता है। अब तो यहाँ पे है कि मैं 1 बाय 1 एक एक कॉलम पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग खुद अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अब क्या चाहिए कि मैं देखना चाह रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, सिर्फ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उन रोज को, क्या मैंने बात की है रोज, पहले हम लोग यहाँ पे कॉलम वाइज चल रहे थे, अब मुझे पूरी की पूरी रो को हाईलाइट करना है, पूरी की पूरी रो पे मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, अपने इस पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे न्यू रूल पे। न्यू रूल पे आने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे ये जो लास्ट वाली ऑप्शन है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटर्मन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब हम एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। किस तरह से, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है इक्वल। अब इक्वल के बाद यहाँ पे इक्वल के बाद मुझे वो कॉलम देना है जिसके अकॉर्डिंग मैंने पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करना है, यानी पूरी की पूरी रो को फॉर्मेट करना है, हाईलाइट करना है। तो मुझे चूंकि डिपार्टमेंट वाला कॉलम चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट वाला कॉलम कौन सा है, सी, तो इसलिए मैं यहाँ पे सी लिख दूंगा। अब सी के बाद एक्चुअल जो रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो रहे हैं वो किस रो से हो रहे हैं, तो वो सॉरी, तो वो 2 रो से हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। लेकिन अभी हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा था, हम लोगों ने 2 तरह के एड्रेस पढ़े थे, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। अब चूंकि यहाँ पे मैं सिर्फ डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली इसको मुझे इनको छोड़ के, हेडर्स को छोड़ के ये चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। ये हेडर्स जो है ना, ये जो कॉलम नेम है, इनको छोड़ के बाकी रिकॉर्ड को आपने सेलेक्ट करना है। बाकी काम वही है C2। लेकिन जो मैंने बात बताई थी कि मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट वाला कॉलम ही चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है। तो इसलिए मैं क्या काम करूँगा, मैं इस C के साथ $साइन अप्लाई कर दूंगा ताकि ये फिक्स रहे। रो मुझे फिक्स नहीं चाहिए, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ ऐसे डिपार्टमेंट्स को हाईलाइट करना है रो वाइज जिनकी मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हो, तो अब मार्केटिंग के चूंकि रोज चेंज होती जा रही है, मल्टीपल्स रोज में मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स इंसर्ट हुए हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे रो को फिक्स नहीं करना। उसके बाद अब मैं आगे क्या लिखूंगा, आगे मैंने लिख दिया इक्वल। अब इक्वल के बाद मैंने मार्केटिंग की बात की है, तो सिंगल कोटेशन के अंदर या डबल कोटेशन के अंदर हम मार्केटिंग यहाँ पे मैं लिख दूंगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्केटिंग, मार्केटिंग लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पे आना है फॉर्मेट, चूंकि मुझे हाईलाइट भी करना है, तो फॉर्मेट यहाँ पे आके हम कर लेंगे। मैंने ये कलर सेलेक्ट किया, ओके करेंगे। देखें जितने भी रिकॉर्ड्स में हमारे पास मार्केटिंग था, वो अब रिकॉर्ड वाइज, रो वाइज मेरे पास हाईलाइट हो रहे हैं। पहले कॉलम वाइज हो रहे थे, कॉलम वाइज हो रहे थे, लेकिन अब रो वाइज मेरे पास हाईलाइट हो रहे हैं। तो ये है हमारे पास एडिशनल एडवांस लेवल की कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इज इट क्लियर, ये चीज़ें समझ आई हैं? तो ये थी हमारे पास कि किस तरह से हम अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट एक और स्टेप बताता हूँ, फिर हम अपनी आज की क्लास एंड करते हैं। अब मुझे जो है वो क्या करना है, इसमें से इसको हम क्लियर रूल्स कर देते हैं। लेकिन अब आपने बात देखा होगा कि मैं मार्केटिंग खुद लिखता जा रहा हूँ। अब मुझे फॉर एग्जांपल फाइनेंस का देखना है, तो क्या दोबारा मैं इस पूरे के पूरे डाटा को सिलेक्ट करूँगा और फॉर्मेटिंग पे जाऊँगा, न्यू रूल पे जाऊँगा, देन मार्केटिंग की जगह मैं फाइनेंस लिखूँगा, लॉट्स ऑफ टाइम यहाँ पे वेस्ट होगा। तो मैं क्या काम करूँगा, अच्छा अगर आपने स्पेसिफिक रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना है, तो आप अपना कर्सर यहाँ पर लाएँ और आप कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, और उसके बाद आपने जितना आपके पास रिकॉर्ड है आपने वहीं तक सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो आपके पास जितना भी रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हुआ होगा सिर्फ वही सिलेक्ट होगा, इन हेडर्स को छोड़ के। हेडर्स को इंक्लूड नहीं करना, दोबारा वही काम होगा जो यहाँ पे अप्लाई किया था, इक्वल $C, क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट वाला जो है कॉलन उसको फिक्स रखना है। उसके बाद यहाँ पे चूंकि 2 रो से शुरू हो रहा है और इक्वल।
अब इक्वल के बाद मैं यहाँ पे दोबारा से फाइनेंस, आईटी, मार्केटिंग नहीं लिखूंगा मैं, बल्कि क्या काम करूंगा, इस इक्वल के बाद मैं इन्हीं में से एक सेल सेलेक्ट कर लूंगा। मैंने ये I2 सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही I2 सेलेक्ट किया तो देखिए उसने मुझे यहाँ पे क्या बता दिया है, आपके पास ये रिकॉर्ड आ चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं कलर सेलेक्ट कर लूँगा, बल्कि अब मैं ग्रीन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे आपके पास ये जो I2 सेलेक्ट किया था अभी उसमें कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एब्सोल्यूट एड्रेस आ चुका है। तो यहाँ पे आपने लगाना भी एब्सोल्यूट ही है, क्योंकि आपने इस कॉलन और इस रो यानी इसी सेल से आपने कहीं और मूव नहीं करना, इसलिए आपको ये फिक्स करना ही पड़ेगा। ओके करें, अभी कुछ भी हाईलाइट नहीं हुआ। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ IT और एंटर करता हूँ तो देखिए IT मेरे पास यहाँ पे हाईलाइट हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइनेंस, तो यहाँ पे मेरे पास फाइनेंस के रिकॉर्ड्स हाईलाइट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्केटिंग, तो मेरे पास यहाँ पे मार्केटिंग के रिकॉर्ड्स हाईलाइट हो गए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ HR। तो ये काम हम लोग क्विकली कर सकते हैं कि अगर मुझे अपने रिकॉर्ड में से एक ही वक्त में ज़रा मल्टीपल्स टाइम मुझे अपने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के रो वाइज रिकॉर्ड्स को हाईलाइट करना है, तो देन ये वाली हमारे पास हाईलाइटिंग फॉर्मेट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्लियर है यहाँ तक? तो बहुत ज़्यादा इजी वे है, हमारे पास कोई अभी मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपनी डेटा क्लीनिंग के और स्टेप्स की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हम लोग किस तरह से अपर केस, लोअर केस से एक्सेल के अंदर भी हैंडल किया जाता है टेक्स्ट की अकॉर्डिंग। तो इन चीज़ों को भी हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कोई इसमें जो है वो मुश्किल काम नहीं है। शॉर्टकट कीज़ हमारा जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा सेव कर लेती हैं। VS कोड में आपने जुपिटर नोटबुक की एक्सटेंशन डाउनलोड की है, उसमें आपको एक्सटेंशन उसकी डाउनलोड करनी पड़ेगी जुपिटर नोटबुक की। और फिर जो आप लाइब्रेरीज़ पे वर्क करेंगी आपको वो लाइब्रेरीज़ भी एक एक करके इंस्टॉल अपने लैपटॉप के अंदर करनी पड़ेंगी। कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हुए आप पिप इंस्टॉल, आगे आप अपनी लाइब्रेरी का नाम वहाँ पे लिखें और फिर एंटर प्रेस करें। इसलिए मैंने आपको कहा था कि एनाकोंडा नेविगेटर हमारे पास बेस्ट है, कि उसमें आपको सिर्फ वो एनाकोंडा नेविगेटर को ही इंस्टॉल करना पड़ता है। उसमें आपको ना जुपिटर नोटबुक एक्सटेंशन की ज़रूरत है, ना लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करने की एक एक करके ज़रूरत है। तो VS कोड में मैंने डे 1 से भी बताया था कि VS कोड में आपको जुपिटर नोटबुक की एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। वो डाउनलोड करने के बाद फिर आप जो है वो पाइथन का उस पर वर्क करेंगे। और अगर चले जो एक्सटेंशन डाउनलोड किए बगैर आप काम करके देख लें तो आपको लाइब्रेरी ज़रूर उसमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। ओके, क्योंकि फिर वो आपका जो VS कोड है वो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हुआ है, उसके अंदर आप जुपिटर नोटबुक को खुद इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन जो एनाकोंडा नेविगेटर था उसमें उसके अंदर ही हमारे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर टूल्स मौजूद थे, जिसमें से जुपिटर भी था, इसलिए उसमें हमारे पास किसी भी तरह की प्रॉब्लम को हम फेस नहीं थे करते। ठीक है।